वो कमरा 8 बाई 8 फुट से ज्यादा बड़ा नहीं था। संगलाख दीवारें, गर्दालूद फर्श, सामने लोहे की मोटी मोटी सलाखों वाला दरवाजा और पिछली दीवार में तकरीबन 12 फुट ऊपर 15 इंच लंबा और 8 इंच चौड़ा रोशनदान। उसमें भी लोहे की मोटी मोटी सलाखें लगी हुई थीं। अगर उस रोशनदान में सलाखें न भी होती तो मेरी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ सकता था। बिल्ली का बच्चा तो शायद उसमें से गुजरने में कामयाब हो जाता, मगर मैं बिल्ली का नहीं, इंसान का बच्चा था। 5 फुट 7 इंच कद और सेहतमंद जिस्म। मुझ जैसे हट्टे कट्टे आदमी के लिए उस रोशनदान से गुजरने का तसव्वुर करना भी दुनिया की सबसे बड़ी हिमाकत होती। उस रोशनदान का एक फायदा जरूर था कि मशरिकी रुख पर होने की वजह से दिन के वक्त वहां से कुछ देर के लिए धूप और रोशनी आ जाती थी और मैं आसमान के कुछ हिस्से का नजारा कर सकता था। सलाखों वाले दरवाजे के सामने एक तंग सी राहदारी थी, जिसकी वजह से दिन के वक्त भी कमरे का माहौल नीम तारीक सा रहता था। यहाँ बिजली नहीं थी। शाम के वक्त राहदारी में एक तरफ लालटेन या केरोसिन लैंप की मध्यम सी रोशनी नजर आ जाती, मगर मेरा कमरा तारीकी में ही डूबा रहता। गुज़श्ता 3 दिनों के दौरान मेरे कमरे में रोशनी का बंदोबस्त भी नहीं किया गया था। शायद उसकी जरूरत ही नहीं समझी गई थी। जी हाँ, मैं पिछले 3 दिन से पत्थरों की दीवारों वाले इस कमरे में कैद था और मेरी निगरानी करने वालों के दिल इन पत्थरों से भी ज्यादा सख्त थे। इन 3 दिनों के दौरान उन्होंने एक मर्तबा भी मुझे इस कमरे से बाहर नहीं निकाला था और इस अरसे के दौरान मैं इस कमरे के चप्पे चप्पे का जायजा ले चुका था, बल्कि चप्पा चप्पा नाप चुका था और फर्श पर बिछी हुई धूल मेरे पैरों से साफ हो चुकी थी। एक तरफ दीवारें धुएं से काली हो रही थीं। उन दोनों दीवारों के संगम पर फर्श पर 3 पत्थर रखकर चूल्हा सा बना हुआ था, जिसमें शायद बरसों पुराने बुझे हुए कोयले और राख पड़ी हुई थी। इन कोयलों और राख पर भी धूल की तह जमी हुई थी और इसी से मैंने अंदाजा लगाया कि यहाँ आग बरसों पहले नहीं तो महीनों पहले जलाई गई होगी। दूसरे कोने में 3 फुट लंबा और उतना ही चौड़ा सीमेंट का 3 इंच ऊंचा चबूतरा बना हुआ था। उस कमरे की ढलान दीवारों की नुक्कड़ की तरफ थी। दीवार में खुरे की सतह से जरा नीचे 3-4 इंच गोलाई का सुराख था, जिससे खुरे में बहने वाला पानी बाहर निकल जाता। खुरे में एक तरफ प्लास्टिक की बगैर हैंडल की बड़ी सी बाल्टी रखी हुई थी, जिसमें पानी भरा हुआ था और प्लास्टिक का एक ग्लास किसी मुर्दा मछली की तरह पानी की सतह पर तैर रहा था। इन 3 दिनों के दौरान मैं अपनी हर फितरी जरूरत के लिए वो खुरा ही इस्तेमाल कर रहा था। अगरचे मैं हर मर्तबा अच्छा खासा पानी बहा देता, लेकिन बड़ी नागवार सी बू कमरे की फजा में गोया रच बस गई थी और मैं उसका आदी भी हो गया था। 3 दिन पहले जब मुझे एक बंद वैन में डालकर यहाँ लाया गया था तो उस वक्त शाम का धुंधलका फैल रहा था। सफर के दौरान मेरी आंखों पर पट्टी बंधी रही थी। उसके बावजूद मैंने ये अंदाजा लगा लिया था कि तकरीबन 3 घंटों का ये सफर किसी वीराने में तय हुआ था, क्योंकि इस दौरान मुझे किसी और गाड़ी के करीब से गुजरने की आवाज सुनाई नहीं दी थी। मेरी आंखों की पट्टी उस वक्त खोली गई जब वो बंद वैन अपना सफर खत्म करके उस इमारत के कंपाउंड में रुक गई थी। आंखों से पट्टी खुल जाने के बाद भी मैं देर तक कुछ नहीं देख सका था। एक लम्हे को तो मेरे जहन में ये ख्याल भी उभरा था कि कहीं मेरी बीनाई तो ज़ायल नहीं हो गई। 2-3 मरतबा आंखें मलने के बाद ही ये एहसास हो सका था कि मेरी आंखों की रोशनी तो कायम थी, अलबत्ता दिन की रोशनी गायब हो रही थी। मैं वैन के करीब खड़ा इधर उधर देखने लगा। ये बड़े बड़े पत्थरों से बनी हुई कदीम तर्ज की कोई इमारत थी। बहुत वसी और अरीज कंपाउंड था। फसील नुमा दीवारें काफी ऊंची थीं, जो जगह जगह से टूटी फूटी नजर आ रही थी। बिल्कुल सामने वो इमारत थी जिसका तर्ज तामीर देखकर पुराने जमाने के राजपूत राजों महाराजों का तसव्वुर जहन में उभरता था। ऐसी इमारतें इंडियन फिल्मों में अक्सर देखने में आती हैं। मैंने बहुत सी इंडियन फिल्में देखी हैं। वैसे हम पाकिस्तानी भी अजीब हैं। हिंदुस्तान से हमारी खुली दुश्मनी है, मुतअद्दिद जंगें हो चुकी हैं। भारत हमारा एक बाजू काट चुका है, ताकत के बलबूते पर कश्मीर को हड़प करने के ख्वाब देख रहा है। सरहदों पर कई बार जारहियत का मुर्तकिब हो चुका है। अपने एजेंटों के जरिए दहशतगर्दी करके हमारे शहरों में बेगुनाहों के खून की होली खेल रहा है। पाकिस्तान की सलामती के खिलाफ भारतीय हुक्मरानों की साजिश का चक्कर चरखे की तरह चलता रहता है। जब कभी सूरत हाल बहुत ज्यादा संगीन हो जाती है तो हमारे अवाम सड़कों पर मुजाहरे करते हैं। जोश और गुस्से में अपने ही शहरों में तोड़ फोड़ शुरू कर देते हैं। ट्रेनों पर हमले करते हैं, सड़कों पर बसों और गाड़ियों को आग लगा देते हैं, पथराव करके दुकानों में तोड़ फोड़ करते हैं। सियासतदान भारतीय हुक्मरानों के खिलाफ बड़े धुआंधार किस्म के बयानात जारी करते हैं। भारत के खिलाफ नफरत और गुस्से का इजहार हर तरह से होता है, मगर हम इंडियन फिल्में ही देखते हैं। सड़कों पर भारतीय जारहियत के खिलाफ नारे लगा रहे हों तो घरों में टीवी पर माधुरी और हेमा की दिलों को गरमा देने वाली फिल्में ही चल रही होती हैं। बड़े बड़े होटलों की बात नहीं करता, झोंपड़ा किस्म के होटलों में भी या तो VCR पर इंडियन फिल्में चल रही होती हैं या बराह रास्त आने वाले चैनल से दीदे सेंके जा रहे होते हैं। शायद मैं अपने मौजू से हट रहा हूँ। मैं तो आपको बता रहा था कि मैंने भी ऐसे झोंपड़ा किस्म के होटलों में बहुत सी इंडियन फिल्में देखी हैं और ऐसी इमारतें उन्हीं फिल्मों में नजर आती हैं, मगर ये इमारत शायद अरसे से वीरान पड़ी थी
और टूट फूट का शिकार थी। इस इमारत को देखने से अंदाजा होता था कि इसमें कई कमरे होंगे, लेकिन मैं ये भी देख रहा था कि इस इमारत के कुछ हिस्से हवादिस ज़माना का शिकार होकर खंडरों में तब्दील हो चुके थे। अलबत्ता जो हिस्से महफूज थे वो डाकुओं और जराइम पेशा लोगों के इस्तेमाल के लिए रह गए थे। चारों तरफ फैली हुई खामोशी से मैं ये भी अंदाजा लगा सकता था कि ये इमारत किसी आबादी से मीलों दूर वीराने में थी, जहां आम आदमी का गुजर नहीं था। मेरे दाईं तरफ खड़े हुए शख्स ने मुझे धक्का देते हुए कहा, यहाँ खड़ा क्या देख रहा है चरिया? आगे बढ़ेगा या यहीं खड़े खड़े जिंदगी गुजार देगा? मैंने मुड़कर उसकी तरफ देखा। उसका कद 6 फुट से भी निकलता हुआ था। नीले रंग की बड़े घेर की शलवार, मैली सी सफेद कमीज, मैरून रंग की नीले फूलों वाली एक चादर लंबाई के रुख पर इस तरह तय की गई थी कि उसकी चौड़ाई एक बालिश से ज्यादा नहीं रह गई थी। ये चादर कमर पर लपेटकर उसके दोनों पल्लू बगलों में से गुजार कर सामने लाते हुए कंधों पर से पीछे की तरफ डाल दिए गए थे। इस शख्स के पैरों में ब्राउन जूते थे जो खासे पुराने थे। इसने गालिबन 3-4 रोज से शेव नहीं किया था। बड़ी बड़ी गुफ्फेदार मूछें और आंखों में सुर्खी थी, जैसे कई रोज का जागा हुआ हो या किसी नशे का आदी हो। सर के बेतहाशा बड़े हुए बाल गर्दन पर फैले हुए थे और सर पर मखसूस तर्ज की बनी हुई सुर्ख टोपी थी जिसमें लातादाद छोटे छोटे आईने लगे हुए थे। उसके लिबास और अंदाज़े गुफ्तगू से मुझे अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि उसका ताल्लुक पाकिस्तान के किस खित्ते से हो सकता है। उसके दूसरे साथी का हुलिया भी उससे मुख्तलिफ नहीं था। यही दोनों उस वैन में मुझे अपने साथ लेकर आए थे। उनमें से एक के हाथ में रिवॉल्वर था और दूसरे के हाथ में क्लैशनकोफ। सामने इमारत के शिकस्ता बरामदे में भी उन्हीं के हुलिये से मिलता जुलता एक आदमी खड़ा था। उसके हाथ में भी क्लैशनकोफ नजर आ रही थी। वो दोनों मुझे धक्के देते हुए बरामदे में ले आए। मेरे साथ आने वालों में से एक ने मुझे एक और धक्का देते हुए बरामदे में खड़े हुए शख्स को मुखातिब किया। इसको संभाल आचिर, छोकरा बड़ा गजबनाक है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी गफलत से हमारी सारी मेहनत पर पानी फिर जाए। आचिर नामी उस शख्स ने जवाब दिया, क्या बात करते हो मीरा? आचिर के हाथ तो आया हुआ बाज भी चिड़िया की तरह फड़फड़ा कर रह जाता है। ये छोकरा क्या है? इसे तो मैं ऐसा संभालूंगा कि इसे खुद भी खबर नहीं होगी कि ये कहाँ है, और अगर इसने आचिर से पंजा लड़ाने की कोशिश की तो ऐसी मार लगाऊंगा कि मरते दम तक मेरा नाम नहीं भूलेगा। और फिर उसने अपने कहे पर अमल भी शुरू कर दिया, जिसके लिए मैं तैयार नहीं था। तैयार होता भी तो भला उसका क्या बिगाड़ लेता। मैं उनका कैदी था। वो राइफलें और रिवॉल्वर लिए खड़े थे। आचिर नामी उस शख्स ने मेरी धुनाई करके मुझे ये तासुर देने की कोशिश की थी कि मैं जब तक यहाँ रहूं शराफत से रहूं और उनके सामने हाथ तो क्या नजरें भी उठाने की कोशिश न करूं। आचिर की पिटाई से मेरे होंठों से खून बह निकला, जिसे मैं बार बार कमीज की आस्तीन से पूंछ रहा था। वो मुझे धक्के देते हुए एक शिकस्ता मेहराब में दाखिल होकर एक तंग और तारीक सी राहदारी में आ गए। एक कमरे के सामने से गुजरते हुए मैंने खुले हुए दरवाजे से अंदर झांक लिया। कमरे में किसी जगह केरोसिन लैंप की लालटेन जल रही थी। फर्श पर 2 बिस्तर लगे हुए थे। कुछ और चीजें भी नजर आई थीं। उससे आगे वाले 2 कमरों की दीवारें टूटी हुई थीं। अलबत्ता उसके बाद का कमरा ठीक था। उसका दरवाजा लोहे की मोटी मोटी सलाखों का था। कुंडा भी तकरीबन 2 इंच मोटा था जो दीवार में घुसा हुआ था। उस दीवार में एक ताकचा सा बना हुआ था जहां उस कुंडे को बड़ा सा ताला लगा हुआ था। मीरा नामी शख्स ने क्लैशनकोफ की नाल मेरी पुश्त से लगा रखी थी। आचिर ने कमीज की जेब से एक कीरिंग निकाला। उसमें सिर्फ 2 चाबियां थीं। एक तो आम से साइज की चाबी थी और दूसरी निस्बतन बड़ी। उसने बड़ी चाबी से ताकचे में लगा हुआ ताला खोला और वजनी कुंडा खींच लिया। आहनी कुंडे की आवाज सन्नाटे में दूर तक फैल गई थी। दरवाजा खोलकर आचिर ने इस जोर से मेरे कूल्हों पर लात रसीद की थी कि मेरे मुंह से बेइख्तियार हल्की सी चीख निकल गई और मैं लड़खड़ाता हुआ मुंह के बल गिरा। अगर मैं फौरन ही अपने दोनों हाथ आगे न कर लेता तो चेहरा फर्श से टकराता और एक आध दांत जरूर अपनी जगह छोड़ देता। आचिर नामी उस शख्स ने बिला वजह मेरी पिटाई करके अपने लिए मेरे दिल में नफरत पैदा कर दी थी और मैं जानता था कि मुझे उससे पंजा लड़ाने का मौका जरूर मिलेगा। जब किसी के लिए दिल में नफरत और कदूरत हो तो उससे 2-2 हाथ करने में मजा भी आता है। बिला वजह किसी पर हाथ उठाना बेमजा सी बात थी। धड़ से आहनी दरवाजा बंद हुआ। फिर वजनी कुंडे के हिलने और ताला लगने की आवाज सुनाई दी। उसके साथ ही आचिर की आवाज भी मेरी समात से टकराई थी। बोला, इस वक्त तो आराम से सो जा छोकरे, सवेरे तुमसे कचहरी करेंगे। आराम से सो जाने की बात तो उसने ऐसे कही थी जैसे मैं उसका VIP मेहमान था और बड़े आराम और एहतराम से ख्वाबगाह में पहुंचा दिया गया था, जहां नर्म और मखमली बिस्तर मेरा मुंतजिर हो और मेरा बिस्तर गर्दालूद और नाहमवार फर्श था। कमरे में गहरी तारीकी थी। मैं उठकर बैठ गया। चंद लम्हे हवास मुज्तमा करने की कोशिश करता रहा, फिर हाथ फैलाकर अपने अतराफ में टटोलने लगा। फर्श की ईंटें जगह जगह से टूटी और उखड़ी हुई थीं और गर्द की खासी दबीज तह थी। मैं अंधों की तरह टटोलता हुआ दीवार के करीब पहुंच गया।
पहले मैंने सोचा कि उठकर टटोलते हुए पूरे कमरे का जायजा लूं, फिर ये इरादा मुलतवी कर दिया। कमरे में घोर अंधेरा था। हाथ को हाथ सुझाई न देने वाली कहावत यहाँ बिल्कुल सादिक आती थी। इस कमरे की सूरत हाल पता नहीं क्या हो, अंधेरे में चलते हुए कोई हादसा भी पेश आ सकता था। मैं दीवार के साथ टेक लगाकर बैठ गया, टांगे आगे को फैला ली और होंठ टटोलने लगा। खून रिसना अगरचे बंद हो गया था, लेकिन तकलीफ बदस्तूर थी। मैं उस वक्त कुछ सोचने की पोजीशन में नहीं था। कमबख्त आचिर ने मेरी पिटाई में बड़ी बेरहमी से काम लिया था। एक दो मुक्के सर पर भी लगे थे, जिससे दिमाग में धमाके हो रहे थे। उस वक्त मुझे उस तारीक कमरे के बारे में कुछ मालूम नहीं था, लेकिन मेरे ख्याल में उसकी पिछली दीवार में कोई रोशनदान भी था, जहां से हवा आ रही थी। अगर दरवाजा लकड़ी का होता तो बंद कमरे में घुटन होती, मगर क्रॉस वेंटिलेशन की वजह से घुटन तो नहीं थी। अलबत्ता गर्मी का एहसास हो रहा था। मेरी कमीज पसीने में तर होने लगी थी। अगर बात सिर्फ गर्मी की होती तो काबिले बर्दाश्त थी, मगर इस अंधेरे में तो मुझ पर एक कयामत टूट पड़ी थी। मच्छर जो बेदर्दी से मेरा खून चूस रहे थे। मच्छरों को मारने के चक्कर में मैंने थप्पड़ मार मार कर अपनी गर्दन भी सुजा ली। हाथों की पुश्त का भी यही हाल था और चेहरे का भी। जिस्म से चिपकी हुई कमीज भी उन कमबख्तों के रास्ते की रुकावट नहीं बन सकी थी। तकरीबन 1 घंटे के बाद कंपाउंड में वैन का इंजन स्टार्ट होने की आवाज सुनाई दी और फिर वो आवाज बतदरीज मादूम होती चली गई। मुझे साथ लाने वाले या दोनों वापस चले गए थे या उनमें से कोई एक रह गया था, और थोड़ी ही देर के बाद राहदारी की तरफ से बातों की आवाज सुनाई दी तो अंदाजा हुआ कि एक आदमी आचिर के पास रह गया था और दूसरा वापस चला गया था। लेकिन उनके 1 या 2 होने से फिलहाल मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। वो दोनों शायद अपने कमरे में चले गए थे। कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। सन्नाटा था, रूह की गहराइयों में उतर जाने वाला सन्नाटा। लेकिन शायद मैं गलत कह गया। मच्छरों की ललकार बदस्तूर मेरे कानों में गूंज रही थी और उनसे बचने की कोशिश में मैं अपने आप को तमाचे मार रहा था। वक्त की रफ्तार जैसे थम गई थी। लम्हे सदियां बनकर बीत रहे थे। मैं दुआएं मांगता रहा कि जल्द से जल्द रात बीत जाए, लेकिन निज़ाम कुदरत किसी की ख्वाहिशात का ताबे नहीं होता। वक्त का पहिया तो अपनी रफ्तार से चलता है, उसमें कभी फर्क नहीं आता। किसी सियाने ने ठीक कहा है कि नींद तो फांसी के तख्ते पर भी आ जाती है, और मैं तो उस वक्त ना तो फांसी के तख्ते पर था और ना ही मेरे गले में फंदा। नींद ने आखिरकार मुझे दबोच ही लिया और मैं दीवार के करीब ही गर्दालूद फर्श पर दराज हो गया। मेरी आंखें खुद ब खुद बंद होती चली गईं। आंखों पर चमक पड़ते ही मैं हड़बड़ा कर उठ गया। मेरा ख्याल था कि किसी ने मेरे चेहरे पर टॉर्च की तेज रोशनी डाली है, मगर वो टॉर्च की रोशनी नहीं, धूप की किरणें थीं जो उस कमरे की अकवी दीवार के रोशनदान से बराह रास्त मेरे चेहरे पर पड़ रही थी। मैं उठकर बैठ गया, एक जोरदार किस्म की अंगड़ाई ली और कमरे का जायजा लिया। कमरे के बारे में आपको बता चुका हूँ, लेकिन उस वक्त यहाँ पानी की बाल्टी नहीं थी, वो बाद में आई थी। मैं 2-4 मिनट अपनी जगह पर बैठा रहा, फिर दरवाजे के करीब आ गया। दोनों हाथों से सलाखों को पकड़कर हिलाने जुलाने की कोशिश की। खासा मजबूत दरवाजा था। मेरा ख्याल था कि ये कमरा इमारत की तामीर के वक्त से ही बंदी खाने के तौर पर इस्तेमाल होता रहा है। मैंने सलाखों से मुंह लगाकर राहदारी में झांकने की कोशिश की, मगर ज्यादा दूर तक नहीं देख सका। मैंने कल दोपहर को खाना नहीं खाया था और उन कमबख्तों ने भी रात को यहाँ मार ही खिलाई थी, और जाहिर है मार से पेट नहीं भरता। उस वक्त पेट में कुछ ऐंठन सी महसूस हो रही थी। मैं जोर जोर से पुकारने लगा, आचिर, मीरा। गुज़श्ता रात उन दोनों की बातों से यही 2 नाम मालूम हुए थे। 1 मिनट के बाद आचिर नाम का वो शख्स दरवाजे के सामने आ गया। बोला, क्या बात है चरिया, क्यों खप मचाता पड़ा है? मैंने कहा, कुछ खाने को तो दो साईं, पेट में आग सी लगी हुई है। तुम लोग अपने मेहमानों को ऐसे ही भूखा रखते हो। आचिर खा जाने वाली नजरों से मेरी जानिब देखते हुए बोला, खुद तो नवाब साहब 10 बजे तक सोया है और बात हमको सुनाता है। उधर बैठो, मैं अभी तेरे लिए कुछ खाने को लाता हूँ। आचिर वापस चला गया। मैं सलाखों से लगा खड़ा रहा। तकरीबन 10 मिनट के बाद वो दोनों वापस आ गए। दूसरा मीरा था। इस मर्तबा आचिर के कंधे पर राइफल थी, जबकि मीरा ने पानी से भरी बाल्टी उठा रखी थी। आचिर ने राइफल मीरा के हवाले कर दी, जिसने राइफल ही से मुझे पीछे हटने का इशारा किया। मैं रोशनदान वाली दीवार से लगकर खड़ा हो गया। आचिर ने दरवाजा खोल कर राइफल संभाल ली और मीरा को इशारा किया। वो पानी से भरी हुई बाल्टी उठाकर कमरे में आ गया। उसकी नजरें मेरी तरफ थीं और आचिर ने भी मुझे राइफल की जद पर ले रखा था। उसका ख्याल था कि मैं कोई हरकत करने की कोशिश करूंगा, लेकिन मैं इत्मीनान से दीवार के साथ टेक लगाए खड़ा रहा। बाल्टी खुरे में रखकर मीरा ने उसका हैंडल निकाल लिया और बाहर चला गया। शायद उसका ख्याल था कि मैं बाल्टी के हैंडल को किसी वक्त हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश करूंगा, लेकिन कमरे में कोने में पड़े हुए चूल्हे के पत्थरों को तो वो भूल ही गए थे। आचिर ने बड़ी तेजी से दरवाजा बंद करके ताला लगा दिया और दोनों वापस चले गए। मैं मुस्कुराता हुआ खुरे की तरफ बढ़ गया।
होंठों पर जमा हुआ खून साफ किया, मुंह पर पानी के 2-3 छपके मारे और ग्लास भरकर पी भी लिया। मैंने मुंह पोंछने के लिए पैंट में उड़सी हुई कमीज खींचकर बाहर निकाली, चेहरा नीचे झुकाया, फिर इरादा बदल दिया। गर्दालूद फर्श पर सोने से कमीज बहुत गंदी हो रही थी। इस मर्तबा उनकी वापसी में तकरीबन 20 मिनट लग गए। मीरा ने गेहूं के तिनकों से बनी हुई चंगेर उठा रखी थी, जिसमें तवे की पकी हुई एक मोटी सी रोटी और बहुत गंदे प्लास्टिक के मग्गे में कहवा था। मैं दीवार से टेक लगाए खड़ा था। दरवाजे में खड़े हुए आचिर ने मुझे राइफल की जद पर ले रखा था। मैं गहरी नजरों से बारी बारी दोनों की तरफ देख रहा था। ऐसी सूरत हाल में कोई पंगा लेना खुदकुशी के मुतरादिफ था, लेकिन मैंने फैसला कर लिया था कि अगर कोई मौका मिला तो उसे जाया नहीं करूंगा। मीरा मेरी तरफ देखता हुआ आगे बढ़ा। कमरे के वस्त में पहुंचकर वो रुक गया। कमरे के अंदर तक चले आना उसकी बहुत बड़ी गलती थी। वो चंगेर फर्श पर रखने के लिए झुका। मैंने सोचा अब या कभी नहीं।